शिक्षक साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो परख 2024 परख टेस्ट 1 यानी क्लास 6 इससे संबंधित है। जैसा कि आप सभी को विदित है, विगत दिनांक 18/11/2024 को यह परख से संबंधित प्रथम टेस्ट यानी वास्तविक परीक्षा आने से पहले हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा 2 टेस्ट लिया जाना है, जिसमें से यह प्रथम टेस्ट है। इस टेस्ट का उद्देश्य यह है कि बच्चों को OMR शीट में गोला लगाना आ जाए। दूसरा चीज, OMR शीट और प्रश्न पेपर दोनों को पढ़ते हुए समझते हुए कैसे हम सही उत्तर का चुनाव करेंगे और सही उत्तर का चुनाव करने के बाद OMR शीट में कैसे हम सही जगह पर गोला लगाएंगे, इसका अभ्यास कराने के लिए यह पेपर दरअसल लिया गया है। तो आप सभी चूंकि पेपर ले चुके हैं, तो अगर किसी प्रश्न के उत्तर में कन्फ्यूजन हो तो आप लोग भी जरूर देखें। साथ ही साथ बच्चों को इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, ताकि बच्चों को पता चल सके कि कौन से प्रश्न का उत्तर कौन सा था और वही उत्तर था तो क्यों था। ठीक है, तो चलिए आज का यह वीडियो शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो चलिए तो शुरू करते हैं और ये सबसे पहले लेते हैं विज्ञान विषय के प्रश्न। और विज्ञान विषय का देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है बच्चों, तो याद रखो विश्व पर्यावरण दिवस कौन से तारीख को मनाते हैं, 5 जून को। क्लियर। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी आपदा सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है। तो बच्चों याद रखो सबसे अधिक और प्राकृतिक रूप से घटना घटित होने वाली आपदा है बाढ़। ठीक है, सुनामी बहुत कम आता है। और याद रखो ये सुनामी भूकंप की वजह से आता है। जब भूकंप का केंद्र समुद्र के अंदर होता है तब सुनामी आता है। तो सुनामी और भूकंप में बहुत ही बड़ा अंतर संबंध है, याद रखें। ठीक है, तो भूकंप के कारण सुनामी आता है और सूखा तो जान रहे हो बहुत कम आता है। तो ये बाढ़ ऐसा है जो हर साल बारिश होता है, तो देखना आप लोग टीवी में समाचार में देखे होंगे, हर साल बाढ़ नदी किनारे आता ही है। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर है। और आप लोगों को क्या करना है, जैसे दूसरा प्रश्न है तो इस तरह दूसरा प्रश्न के सामने में 4 गोला बना होगा और सब में ए और अंदर में ABCD लिखा होगा। तो जैसे ये बाढ़ उत्तर आया तो ये कौन से में है, ऑप्शन सी में मिला। तो ऑप्शन सी जो होगा उसको इस तरह से अच्छे से गोला को भरना है। ठीक ठीक, ये दूसरा प्रश्न का समझ आ गया बच्चों। तो OMR शीट में कैसे भरना है, जो भी लिखा होगा गोल बना होगा उसके अंदर ABCD लिखा रहता है, पूरी तरह भरना है, अंदर कुछ सफ़ेद दिखाई नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलो चलिए ये प्रश्न देखते हैं, मृदा प्रदूषण का कारण क्या है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है, देखो क्या है, अम्ल वर्षा। किसके वजह से, अम्ल वर्षा के कारण मृदा प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न देखें, उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो बच्चों उस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इसी बल के कारण कोई भी वस्तु ऊपर फेंकने पर पुनः वो पृथ्वी की ओर नीचे आ गिरता है। ठीक, चलिए ये प्रश्न देखें, इंद्रधनुष यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। देखो आप लोगों को चित्र में भी नजर आ रहा होगा, तो सबसे ऊपर होता है बैगनी रंग। क्या रंग होता है, बैगनी रंग। इसका आगे बच्चों पढ़ोगे तो आप लोग जानोगे कि जो लाल रंग होता है ना, ये लाल रंग का प्रकीर्णन मैंने एक तरह से कहें तो फैलाव सबसे कम होता है, जिसके वजह से रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में वो रंग नीचे रहता है। और बैगनी रंग का जो
प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो सबसे ज़्यादा फैलता है और इसी के कारण ही प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसके कारण ही हमको आसमान नीले रंग का नजर आता है। ठीक है, ये भी उसका कारण है। तो हमें इस प्रश्न में क्या पूछा गया था, इंद्रधनुष यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें, ऐसा जोड़ा जो जीव नहीं है, तो कुत्ता बिल्ली तो जीव है, जान रहे हो, पत्थर सीमेंट ये जीव नहीं है, तो यही बच्चों इसका आंसर है, जो कि ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आप लोग गोला बी में लगाए होंगे तो सही लगाए हैं। हाथी घोड़ा तो जीव है भाई, गाय बैल भी जीव है। आशा है समझ में आ गया होगा। चलो देख, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है बच्चों 206। कितने हड्डी होते हैं, 206 हड्डी। अगला प्रश्न, डेंगू नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होता है, तो देखो ये मादा एनोफ्लिस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, और एडिज इजिप्टी नाम का जो मच्छर होता है इसके काटने से होता है डेंगू नाम का बीमारी। क्लियर, याद रखिएगा इसको। मादा एनोफ्लिस के काटने से क्या होता है, मलेरिया बीमारी होता है, लेकिन एडिज इजिप्टी के काटने से डेंगू नाम का ये बीमारी होता है। अगला देखें, एक चीज़ और जान लो, ये डेंगू बीमारी में ना जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है हमारे रक्त में वो बहुत कम हो जाता है। ठीक, अगला देखें, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है, तो बच्चों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस होता है नाइट्रोजन। कौन सा, नाइट्रोजन, इसको याद रखिएगा। अगला देखें, भविष्य के ईंधन की संज्ञा किसे दी गई है, तो भविष्य के ईंधन की संज्ञा दी गई है हाइड्रोजन गैस को। किसको, हाइड्रोजन गैस को, इसे भी याद रखें। चलो प्रश्न पढ़ते हैं, पृथ्वी के 4 परिमंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है, तो यहाँ 4 मंडल देखो दिए हैं, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और आयनन मंडल। तो ये जो आयनन मंडल है ना, ये वायुमंडल का परिमंडल है, न कि पृथ्वी का। समझ आया, तो ये जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, इन तीनों से हमारा पृथ्वी का जो परिमंडल है बना है, लेकिन ये क्या है जी, आयनन मंडल वायुमंडल का परिमंडल है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। शामिल नहीं है कहा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है, वायुमंडल। जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है, तो जीवमंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है बच्चों सूर्य। क्या है, सूर्य, ये वाला। समझ आ गया। चलो अगला प्रश्न देखें, भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है, तो बच्चों भूमि के 71% भाग पर जल विद्यमान है। इसको अच्छे से याद रखो, ठीक है। भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है, 71%। अगला प्रश्न देखें, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो मानव शरीर के सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, यकृत। कौन सा है, यकृत, जिसे लीवर कहा जाता है, ठीक है इंग्लिश में। तो यही मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। अगला देखें, स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने में कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने में होता है बच्चों 37 अंश सेंटीग्रेड, यानी 37 सेंटीग्रेड या सेल्सियस कह सकते हैं। क्लियर, ये हो गया हमारा विज्ञान का प्रश्न। अब देखते हैं गणित से संबंधित प्रश्नों को किस तरह हल करना था। देखिए प्रश्न, संख्या 538 का संख्या नाम है। अब देखो मैंने क्या कहा, 538, तो किस में लिखा है, देखो 5030 ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, तो कुल मिला के सी लिखा होगा, उसमें ऐसे गोला करना था।
समझ आ गया। तो ये पढ़ो भाई इसको, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार में 5 लिखा है तो 5000, और देखो इकाई दहाई में कितना लिखा है 30, तो 5000 30 पढ़ेंगे, जो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखें, 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? तो 10 करोड़ लिख लो ना भाई, 10 लिखो, लाख में 2 स्थान, हजार में 2 स्थान, और बाकी सैकड़ा दहाई इकाई। अब देख लो भाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ लिखा है, कितने तो शून्य है? 3 3 6 2 8, तो ये 8 शून्य होंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर? अगर आप लोगों ने डी पर गोला लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। जो कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं उन्हें कौन सा कोण कहते हैं? तो जो बच्चों 90 डिग्री से कम माप के होते हैं उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण। ये न्यून माने ही होता है कम। न्यून माने क्या होता है? कम। तो किससे कम? 90 से कम माप के जो कोण होंगे उन्हीं को हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कोण कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला प्रश्न देखें, 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो चलो लिख लेते हैं ऐसे, 10 किलोमीटर। अब देखो बच्चों, ये किलो लिखा है ना, किलो, तो किलो माने होता है दरअसल 1000। किलो माने क्या होता है? 1000। तो 10 किलो का मतलब क्या हुआ? 10,000। तो किलो की जगह हम क्या लिख देंगे? 10, अब ये 1000, ऐसे 10,000 मीटर। अब इसको पूरा संख्या में लिखेंगे तो 10 लिख लो, फिर 1000 के लिए 3 ठो शून्य बढ़ा दो, फिर ये हो जाएगा मीटर। तो 10,000 मीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर में मीटर। ठीक, देखो कौन सा ऑप्शन सही है? ये देखो लिखा है ना 10,000 मीटर, तो ये इसका सही उत्तर है। इसके लिए जानना क्या था कि किलो मीन्स होता है 1000, किलो माने 1000। ठीक, जैसे 10 लिखे, अब किलो की जगह तुम क्या लिख दोगे? 1000 से गुणा कर दो, किलो हटा दो, इधर तो मीटर तो लिखा है, हमको तो मीटर बनाना है। इस तरह 10 गुणित 1000 बराबर क्या हुआ? 10,000। तो 10,000 मीटर इसका उत्तर हो गया। सिंपल है। अगला प्रश्न देखें, सामान को बेचने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं? तो सामान को बेचने की कीमत को कहा जाता है बच्चों विक्रय मूल्य। क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य। हम किसी वस्तु को जितने मूल्य में खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य, और जितने मूल्य में बेचते हैं वो कहलाता है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर कहलाता है लाभ या हानि। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें, एक घड़ी में 6 बजे हैं, उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है उसका मान होगा, ऐसा पूछा। ठीक, अब देखो ध्यान दो, कितने बजे? 6। तो देखना घड़ी में यहाँ 12 में मिनट काटा रहता है, और यहाँ जो छोटा घंटा वाला काटा होता है वो 6 में होता है, तब 6 बजता है। ठीक, तो देखो मिनट का कांटा घंटा का कांटा एकदम सीधा बन गया है यहाँ, तो यहाँ होता है 180 अंश, क्योंकि किसी भी सीधी रेखा के किसी भी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, समझ आया? तो यहाँ पर जब 6 बजा रहेगा तो घंटा कांटा मिनट कांटा बीच में 180 अंश का कोण बनेगा। चलो अगला प्रश्न देखें, 10 15 25 40 60, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये पूछा है। तो देखो लिख कर देखें इसको, 10 15 25 40 60, अब उसके बाद प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो देखो 10 से 15 5 ज़्यादा है, 15 से 25 देखें तो कितना? 10 ज़्यादा है, 25 से 40 देखो 15 ज़्यादा है, और 20 से 60 देखें तो 20 ज़्यादा है। तो ये अंतर को देखो, अंतर को, 5 हुआ 10 हुआ, 10 से फिर 5 और जुड़ गया 15, फिर 20, इसके बाद कितना ज़्यादा होना चाहिए? 25 ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरह अगर हम 60 में 25 जोड़े तो कितना होगा? 85।
कितना होगा 85। मतलब इसका सही उत्तर क्या हुआ, ये 85। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह में क्या आएगा, 85 आएगा। क्लियर बच्चों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। 1 से 50 तक तो बोला है, लेकिन विषम संख्याओं का तो देखो 1 से 10 तक विषम संख्या होता है 5, आधा विषम होता है आधा सम होता है। तो 1 से 50 तक में आधा विषम होगा तो 25 होगा विषम। और विषम संख्याओं का योग जानने का सबसे सरल तरीका है, जितने विषम संख्या है, कुल कितने विषम संख्या है शुरू से, उस संख्या का वर्ग कर दो, या कहने का मतलब क्या है वर्ग करना, तो 25 गुणित 25 कर दो। तो 25 गुणित 25 करोगे तो क्या आता है 625। यही इसका आंसर है। क्या आंसर है 625। ठीक, कैसे किए देखो 1 से 20 तक पूछता है या 1 से 50 तक, तो कितना है 1 से, उसका आधा कर देने से कुल विषम संख्या पता चल जाता है। तो 1 से 50 तक में 25 सम संख्या होते हैं और 25 विषम संख्या होते हैं। तो विषम संख्याओं के योगफल निकालने का सिंपल सा सूत्र है, कुल विषम संख्या का वर्ग कर दो। तो 25 का वर्ग होता है 625। यही उसका उत्तर है। क्लियर। देखिए अगला प्रश्न, 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक का कितनी बार प्रयोग किया जाता है। तो 1 से 100 तक की गिनती में एक अंक का कितनी बार प्रयोग किया जाता है, 21 बार। आप लोग देख लेना, एक वाला लाइन में 2 बार, 1 में आता है और 10 में आता है। और इसमें देखें 11 से लेकर 20 तक में, तो उसमें 10 बार आता है। लास्ट 20 में नहीं रहता, लेकिन 11 में 2 बार रहता है, तो कुल 10 बार एक का प्रयोग होता है। बाकी में एक एक बार आएगा इस तरह। लेकिन लास्ट में देखें, लेकिन लास्ट में 91 लिखेंगे, उसमें एक बार आएगा और 100 में भी एक बार आएगा। तो लास्ट में 2 बार आता है। तो इस तरह जब गिनेंगे तो कुल हमारा 10 लाइन का गिनती होता है। तो 2 हो गया इसमें, इसमें हो गया 10 और लास्ट में 2, तो कितना हो गया 14। तो 3 लाइन का मिला के तो 14 हो गया। अब बचा 7 लाइन, तो 7 लाइन में एक एक बार है तो 7 होगा ना, तो 14 7 21। क्लियर। तो कुल 21 बार 1 से 100 तक की गिनती आप लिखेंगे ना, तो 1 को लिखना पड़ता है। क्लियर। सबसे अधिक बार 1 को लिखा जाता है 1 से 100 तक की गिनती में, ये चीज़ भी याद रखना है। क्लियर बच्चों। देखें 6 पेन का मूल्य 42 रुपये है, 42 रुपये 6 पेन मिलता है। तो 1 पेन का पहले निकाल लेते हैं, तो 6 से भाग करेंगे तो 1 का मिल जाएगा, 6 कम 6 7 यानी 7 रुपये में 1 पेन मिलता है। क्या कह रहा है, 1 दर्जन पेन का मूल्य। 1 दर्जन माने क्या हुआ उसको समझो। 1 दर्जन पेन, दर्जन माने होता है 12, तो 12 पेन का हो जाएगा। तो 12 पेन, 1 दर्जन पेन यानी 12 पेन हो गया। ठीक, तो 12 पेन का क्या कैसे करेंगे, 1 पेन का हमको पता चल गया, भाग करके कितना 7, 12 सत्ते 84 रुपया। देखो ऑप्शन डी में उत्तर दिया हुआ है। समझ आया। चलो करना क्या था एक बार और समझ लो। प्रश्न का अगर पूरा पढ़े तो 6 पेन का मूल्य 42 रुपये दिया है, 1 दर्जन पेन का मूल्य पूछा है। तो भाई 1 दर्जन का कब जानोगे, जब तुमको 1 पेन का भाव पता रहेगा। तो हमको जब 6 पेन का पता था कितना 42 रुपये, तो 1 का जानना रहता है तो क्या करते हैं, कुल वस्तु की संख्या से मूल्य को भाग कर देते हैं, तब हमें एक वस्तु का मूल्य पता चल जाता है। अब एक वस्तु का मूल्य जान गए हैं 1 दर्जन यानी 12, तो बस 12 से गुणा कर दिए तो क्या मिला 12 सत्ते 84 रुपये। यही इसका आंसर है। अगला देखें, कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो देखो बच्चों ये 0 न पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसको अच्छे से याद रखो, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत लिखने का होता है वो 0 1 2 3 4 इस तरह अनंत तक लिखा जाता है। लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू करते हैं, जो गिनती लिखते हो अनंत तक ही चलता है। तो ये जो 0 है ये पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक,
यही इस प्रश्न में पूछा गया था। निम्न आकृति में छायांकित भाग है 1/2। क्या है 1/2? भाई जो भी चित्र है ये ऐसे बना है, तो ये जितना भी है उसको पूरा एक मानना है। अब इसका आधा भाग छायांकित कर दिया गया है, तो ये 1/2 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1/2। अगर मान लो इस तरह गोला रहता और उसको 4 भाग में इस तरह बांटा गया होता और उसका एक भाग इस तरह छायांकित होता, तब इसको हम 1/4 कहते हैं। लेकिन प्रश्न में जो भी हिस्सा दिया है उसको पूर्ण इकाई माना जाता है। अब पूर्ण इकाई का आधा भाग छायांकित है, तो ये 1/2 कहलाएगा। प्रश्न देखिए, प्रथम 6 समप्राकृत संख्याओं का औसत होगा। तो देखो क्या लिखा, प्रथम 6। प्रथम जब भी आएगा मतलब शुरू से, तो पहला है ये सम संख्या, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12। देखो कितना लिखा है, 6 समप्राकृत। तो हमारा 6 समप्राकृत संख्या लिखा गया। औसत जानने का तरीका देखो, बीच में कोई संख्या है क्या? नहीं है। बीच में ये 2 ठो संख्या है, इधर 2 ठो, इधर 2 ठो, तो 6 और 8। तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा? कौन सा संख्या होगा? 7 होगा ना। तो यही ये 6 सम प्राकृत संख्याओं का यानी प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का क्या होगा? औसत होगा। क्या होगा? औसत। ये ऑप्शन बी में देखो उत्तर दिया हुआ है। चलो देखते हैं ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं? देखो पूर्ण घन संख्या किसको बोलते हैं? जैसे देखो 3 का घन करें यानी कि 3 का 3 से ही आपस में 3 बार गुणा करें। देखो क्या आता है, 3 3 9 9 3 27, यानी ये 27 पूर्ण घन संख्या है। क्यों? क्योंकि एक प्राकृत संख्या का घात 3 करने पर यह संख्या प्राप्त होता है। ठीक है। उसी तरह 5 देखें, 5 का अगर घन निकालेंगे 5 गुणित 5 गुणित 5, तो 5 5 25, 25 5 125 प्राप्त होता है। तो ये पूर्ण घन संख्या है। लेकिन 81 पूर्ण घन संख्या नहीं है। 64 4 का पूर्ण घन संख्या देखो, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 का है। ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर? कोई भी संख्या का आपस में 3 बार लिख कर गुणा करोगे तो 81 नहीं मिलता, याद रखो। क्लियर? यदि 2 संख्याओं का योग 28 है तथा दोनों का अनुपात 1/3 है, तो दूसरी संख्या होगी। देखो 2 संख्याओं का योग दिया है, क्या करोगे? अनुपात का जो संख्या है उसको जोड़ लो। तो 1 और 3 को जोड़ो, क्या आएगा? 4। अब ये 28 को ये अनुपात के योग वाला संख्या से भाग कर दो, क्या उत्तर आया? 7। क्या उत्तर आया? 7। इसका मतलब 7 वो संख्या है जिसका हम ये अनुपात की संख्या से गुणा करके वो संख्या जान सकते हैं। तो 1/3 था, इसका गुणा 7 से कि 1 के साथ, तो 7 आया। ये हो गया 7 या 21। ठीक। प्रश्न में पूछा क्या है? दूसरी संख्या क्या है? तो पहला संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या 21 है। सिंपल से यही इसका उत्तर है। क्लियर? चलो देखें अगला प्रश्न। 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत। तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। और इसके लिए अभाज्य संख्या से संबंधित वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वो वीडियो एक बार जरूर देखिए। ठीक। तो चलो लिख लेते हैं। 10 और 20 के बीच में देखो ये 11 अभाज्य संख्या है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। अब ये औसत पूछा है, तो औसत का मतलब क्या होता है? जो भी संख्या दिया है उसको जोड़ना है और कुल कितना संख्या है उससे भाग करना। तो देखो जोड़े 9, ये देखो 7 3 10, 9 1 10, तो ये हो गया 0 हासिल आएगा 2। तो 1 2 3 4, 4 2 6, ये हो गया इसका कुल योग। 4 संख्या है तो 4 से भाग करेंगे, 4 1 कम 4 बचा 2, 4 5 20, यानी 15 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका औसत क्या मिला? 10 से 20 के अभाज्य संख्याओं का 15। क्लियर बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखें। मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 4 गुनी है। तो ये मनीषा लिख लेते हैं और उसकी माँ
तो मान लो मनीषा की आयु x है तो उसकी माँ का क्या होगा 4x, 4 गुनी लिखा है ना। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये x धन 5 हो जाएगा और 4x में भी 5 जोड़ेंगे 5 वर्ष बाद। तो क्या लिखा है, मनीषा की आयु की तिगुनी हो जाएगी, यानी उसकी जो माँ की आयु है वो मनीषा की आयु की तिगुनी हो जाएगी। इसका मतलब ये x प्लस 5 हुआ तो ये इस तरह हो जाएगा, x प्लस 5 का तिगुना। तो ये कितना हो गया 3x प्लस 3 5 15, इस तरह। ठीक, तो वर्तमान में मनीषा की आयु है, ऐसे पूछा वर्तमान में। तो ऑप्शन से भी काफ़ी सरलता से इसको हल कर सकते हो। मान लो उदाहरण के लिए आपने 10 वर्ष माना, तो प्रश्न में समझना है, मान लो उदाहरण के लिए 10 वर्ष मनीषा की आयु, मनीषा की आयु पूछा ना, तो 10 वर्ष है तो उसकी माँ की 4 गुना होगा, तो उसका कितना होगा 40, माँ की कितना होगा 40, इसका तुमने 10 वर्ष माना। अब देखिए फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा 10 है तो 15 हो जाएगा, और 40 वाला 5 वर्ष बाद 45 हो गया। अब देखो मनीषा की आयु 15 5 वर्ष बाद, इसका 45, तो 15 या 45 यानी मनीषा का 3 गुना है कि नहीं है ना। तो यही तो कह रहा है प्रश्न कि 5 वर्ष बाद मनीषा की आयु की 3 गुनी हो जाएगी उसकी माँ की आयु। तो 5 वर्ष बाद हो रहा है ना, कब, जब वर्तमान में 10 वर्ष उम्र रहेगा मनीषा का तब। अब बाकी में करके देखो ना, नहीं आएगा। 8 वर्ष मानोगे तब उसकी माँ की आयु तो 8 चौक 32 वर्ष हो जाएगा। अब 5 वर्ष बाद ये 8 5 13 होगा, अब 5 वर्ष बाद ये 37 होगा, तो 13 का तिगुना तो 37 नहीं होता ना। क्लियर, तो ऐसे ही बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गणित से संबंधित प्रश्न कंप्लीट। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनेगा। तो देखो, पानी का निपा निपा सार्थक शब्द नहीं है, राम का मरा मरा सार्थक शब्द नहीं है, मना का नाम ये सार्थक शब्द है। मना करना और नाम जान रहे हो, नाम तो सब लोग पता है, तो ये भी सार्थक शब्द नहीं है, जास। ठीक, मरा आप लोगों को लग रहा होगा सार्थक शब्द जैसा, लेकिन मरा नहीं है, मारा या मरना या मारना ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ये गलत है। क्लियर, चलो देखिए। बगीचे की खाली स्थान देखकर मेरा मन खुश हो गया। तो बगीचे की सुंदरता देखकर मेरा मन खुश हो गया, इसमें सुंदरता शब्द आएगा। जिस कहानी को तुम अपने बड़ों के मुख से सुनते हो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं लोक कथा। क्या कहा जाता है? लोक कथा। हमारे घरों में हमारे दादा दादी अम्मा पापा लोग कहानी सुनाते हैं ना, तो वो कहानी किस प्रकार की है? लोक कथा है। क्लियर। कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण है? तो इसमें बच्चों ए दीर्घ वर्ण है, छोटा ई अ और उ लघु स्वर है। ठीक है, और ये दीर्घ है। क्यों? क्योंकि ये अ और किससे? ई से मिलकर बना है, तो ये दो लघु स्वर से मिलकर बना है ए, इसलिए ये दीर्घ स्वर। क्लियर। चलो, दीपावली के दिन किसकी पूजा होती है? तो आप सब लोग जानते हो, तो दीपावली के दिन हम लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी कौन है? धन की देवी है। कौन है? धन की देवी। किसको कहा जाता है? माता लक्ष्मी को। तो इसी की पूजा हम लोग दीपावली के दिन करते हैं। अगला देखें, कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? तो बच्चों अनिल मीन्स होता है हवा, तो अनिल शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। पावक को भी अग्नि बोलते हैं, और अनल माने भी अग्नि होता है, अग्नि माने भी अग्नि या आग होता है। ठीक, तो अनिल मीन्स हवा होता है दरअसल, तो ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। वह बहुत सुंदर लड़की है। उक्त वाक्य में विशेषण चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है सुंदर। किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता बताता है कि वो कैसा या कैसी है। कौन सा शब्द बता रहा है? ये सुंदर शब्द। तो ये सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखें, बंद का विलोम शब्द कौन सा है?
तो ये बंद शब्द का विलोम शब्द होगा खुला। जैसे दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा खुला है, विलोम यानी विपरीतार्थक उल्टा अर्थ वाला उत्तर बताना था। समझ आ गया? चले देखें, प का उच्चारण स्थल क्या है? तो प का उच्चारण स्थल है ओष्ठ। ओष्ठ यानी होंठ। आप लोग देखना, प बोलो तो प बोलने से पहले हमको पहले दोनों ओष्ठ को जोड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर वो अलग होता है। तो ये जो प, फ, ब, भ, म, ये जो 5 वर्ण है बच्चों, ये ओष्ठ के द्वारा यानी होंठ की सहायता से हम इन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, या कहें इन अक्षरों को, इन वर्णों को पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इसलिए इसे ओष्ठ वर्ग में रखा गया। क्लियर? चलो, बुदबुदाना का क्या अर्थ होता है? बुदबुदाना यानी क्या है? ऐसे बात करना जो सुनने में समझ में ही नहीं आए। तो क्या है? धीरे धीरे बोलना। अब कोई धीरे धीरे बात कर रहे हो तो बात कर रहे हैं ऐसा तो पता चलता है, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं बुदबुदाना। तो ये धीरे धीरे बोलना क्या कहलाता है? बुदबुदाना। ठीक, मौन रहना, जोर से बात करना, मन में बोलना, ये नहीं है। चलो, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से जिन वर्णों का उच्चारण होता है वो कहलाते हैं स्वर, और जिन वर्णों का उच्चारण स्वर के साथ होता है, स्वर की सहायता से होता है, उनको कहा जाता है व्यंजन। तो इस प्रश्न में पूछा था स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो वो कहा जाता है स्वर। क्लियर? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको अच्छे से याद रखें। ठीक है, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है बच्चों 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे एक शब्द में कहते हैं आस्तिक, और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता उसे कहते हैं नास्तिक। क्लियर? हिंदी वर्णमाला में री के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो हिंदी वर्णमाला में री के पहले कौन सा वर्ण आता है? ऊ, ये जो बड़ा ऊ वाला है। ठीक, जैसे लिखते हैं ना अ, आ, उसके बाद ई, ऊ, फिर री लिखते हैं। इसके बाद आता है ए, ओ, औ, अंग, आहा। ठीक, तो किसके बाद लिखा हमने री? देखो, बड़ा ऊ के बाद। ठीक, तो यही इसका आंसर है। क्लियर? चलिए ये प्रश्न देखें, गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है बच्चों बकवास करना, व्यर्थ की बात करना जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बकवास करना। इस तरह इस प्रश्न को बनाना था। अभी मैंने आप लोगों को ये जो प्रश्न का उत्तर बताया, हो सकता है किसी प्रश्न का उत्तर गलती से गलत बता दिया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।